चतुर्वेदी, नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं। देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं। क्या आपको लगता है यह कितनी बड़ी बात है? देखिए, ये तथ्य पूर्णता सही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी लंबी छलांग लगाने जा रहे हैं। यह अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी छलांग लगा ली है और बड़ी छलांग लगाने के लिए जा रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? साहब, इन 12 वर्षों में हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बन गए, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाले दुनिया के नंबर 1 के देश बन गए, डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 के देश बन गए और चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले देश बन गए। बदलाव अगर आप उसको पूरी तरह देखें, धारा 370 खत्म हुई वो तो छोड़िए। जब 2014 में आए तब रामलला टाट में थे, माफिया सब ठाट में थे। अब रामलला दिव्य मंदिर में आसीन है और माफिया लुटे पुटे दीनहीन है जी। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए और तब से आज तक पूरे दुनिया में भारत की छवि में ये और एक और बदलाव आया। राहुल गांधी जी चॉकलेटी युवा नेता से अधेड़ दाढ़ी वाले मतलब वो सद्दाम हुसैन टाइप दाढ़ी वाले नेता में बदल गए। यूपीए उठा, खत्म हो गया, इंडी आया, खत्म हो गया, पता ही नहीं लगा। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। जी जी, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, यानी 44, 52 और 99, मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। जी, अजय उपाध्याय जी, प्रधानमंत्री मोदी नेहरू जी के रिकॉर्ड को बीट कर देंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक सवाल आपसे आज बनता है, 25 साल से नरेंद्र मोदी, 25 से भी ज्यादा साल से नरेंद्र मोदी एक हेड ऑफ गवर्नमेंट है, पहले गुजरात के, अब देश के बतौर प्रधानमंत्री 12 साल। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी रणनीति नहीं बदली? आप तब भी एक तरह से जिस रणनीति पे काम कर रहे थे, आज भी उसी रणनीति पे काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि वक्त का तकाजा है, अपनी नीति रणनीति बदलनी पड़ेगी मोदी के खिलाफ? हाँ, पहले तो आपने जो बात रखी है, शुभकामना मोदी जी को कि वो 12 साल पूरा करने जा रहे हैं। उतना साल पूरा करने जा रहे हैं, तकरीबन उतने ही साल पंडित नेहरू देश की स्वतंत्रता के लड़ाई के लिए जेलों के सलाखों में रहे, अंग्रेजों से लड़ने के कारण, और देश की स्वतंत्रता उन्होंने दिलाई। तो मुझे लगता है जितने दिन की प्रधानमंत्री पद की अभी मोदी जी की उम्र हुई है प्रधानमंत्री पद की, उतना ही तकरीबन जो है वो जेल में रह करके देश की आज़ादी के लिए देशभक्ति दिखाया। जब नेहरू जी को मिली थी ये देश का सत्ता 1947 में, इंडिया जीडीपी कितना था? केवल 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और जब 2014 में मोदी जी को हमने दिया था, छोड़ा था, तो 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमने इनको दी थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब उस समय हमारी थी, जब हम देश स्वतंत्र हुआ था, तो मात्र जो है 32% थी। और जब मोदी जी को 2014 में मिली थी तो 68 वर्ष की थी। लिटरेसी रेट उस समय मात्र 12% थी, और जब मोदी जी को हमने छोड़ा तो 74% हमने दिया। इसके अलावा नेहरू जी ने IIT, एम्स, ये सारे इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया, बनाया, उसको बना करके दिखाया भारत को और देश को। जिस IIT और एम्स की परीक्षा नहीं ये सरकार करा पा रही है, शुद्ध से बनाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, परीक्षा भी नहीं करा पाई। और देखिए कैसे 50 लाख तक तकरीबन CBSE और नीट के विद्यार्थियों की हालत देख लीजिए कि क्या हाल हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। शायद आप भी रिपोर्ट कभी कभी कर देते होंगे, करते हैं ना कभी कभी, उस पर तो डिबेट किया होगा नीट वाले पर। बिल्कुल। हाँ जी जी, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी का हाल देखिए आप। अब इसरो बनाया, IIT, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर के, और 1991 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी हम लोगों ने मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में दी थी, उसका नतीजा है कि देश की बुनियाद हम लोगों ने मजबूत की। और देश की सार्वजनिक संपत्ति, जो जनता की संपत्ति पैदा करने का काम वेल सेल किया, उसको ये सरकार एक ही काम की 14 के बाद से 12 वर्षों में सबको बेचने का काम की। ऐसे मोदी जी को मैं भी थैंक यू कहता हूं कि महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, इकोनॉमिक
त्रासदी लाई और देख रहे हैं पेट्रोल डीजल खाने का तेल पकाने का तेल चलने का तेल 100 पार कराया। इसके लिए थैंक यू। 3 मिनट हो गए आपको अपनी बात रखते हुए। आपने बोला श्वेत क्रांति लेके आए, हरित क्रांति लेके आए और सारी क्रांतियां लेके आए। एक और क्रांति नेहरू जी लेके आए, पारिवारिक क्रांति। पारिवारिक क्रांति में लेकर आए नेहरू जी, और नेहरू जी पारिवारिक क्रांति लेके आए। इंदिरा जी आई, उसके बाद राजीव जी आए, सोनिया जी आई, राहुल जी आए, सब आए, पारिवारिक क्रांति भी आई। लेकिन क्या आपको लगता है, जो बात एज ए पत्रकार किया है 10 सेकंड आप हाँ बिल्कुल पारिवारिक क्रांति चश्मा निकालिए। नेहरू जी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बना था? लाल बहादुर शास्त्री। बताइए ना। लाल बहादुर शास्त्री से इंदिरा जी चुनाव जब नहीं रहे, उसके बाद में चुनाव हुआ कांग्रेस में, और चुनाव सिंडिकेट की लड़ाई में इंदिरा जी जीत के आई। अब आपने मेरे मुंह में हाथ डाला तो जवाब पूरा सुनना पड़ेगा। इजाजत दीजिए ना अजय जी, इजाजत दीजिए। अब आपने मेरे मुंह में हाथ डाला, आपने बोला अब मैं पत्रकारिता का धर्म पूरा निभाता हूं। मैं बिल्कुल बोला, इन्होंने बोला, सही कहा इन्होंने, डॉक्टर उपाध्याय ने बिल्कुल सही कहा कि नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बाद सिंडिकेट इंडिकेट की लड़ाई में इंदिरा गांधी बनी, और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद रातों रात राजीव गांधी बिल्कुल राजनीति में नहीं थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, हमने देखा। और राजीव गांधी जब दोबारा चुन के आए तो सहानुभूति की लहर में चुन के आए। उसके बाद अब मैं आता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, वो सोनिया गांधी जी की अनुकंपा पर बने, पार्टी चाहती थी सोनिया गांधी बने, लेकिन वो उनकी अनुकंपा पर बने। और एक और बात, पंडित नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बने? किसी कांग्रेस ने नहीं चुना था पंडित नेहरू को, कांग्रेस ने नहीं चुना था। कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था, लेकिन महात्मा गांधी की अनुकंपा पे बने पंडित नेहरू। ये हार्ड फैक्ट है। ओके डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं कोट करता हूं आचार्य कृपलानी की किताब, अरे इंडिया फ्रीडम पर है उनकी किताब, और बहुत फेमस किताब है। उस किताब के 217 पेज पर आप उठा के देखिए, कोई चुनाव प्रधानमंत्री के पद की नहीं थी। कार्यकारिणी जो है हमारी CWC आपसी चुनाव थी, और उस समय सबसे बड़ा नेता गांधी थे। अब आप ये बोल के फंस गए। गांधी ने जिनको चुना, सुधांशु जी अब आपके पास है। सुनिए, आचार्य कृपलानी की किताब का नाम था माई डेज विद गांधी, और वो हुआ ये कि जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तो कहा गया कि अब नया अध्यक्ष चुन लीजिए, जो अध्यक्ष होगा कांग्रेस का वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनेगा। अब इनकी बात का पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। नेहरू जी जेल में रहे, जलवाए जलाल से रहे, अहमदनगर फोर्ट में रहे, जहां पर कि खाना बनाने के लिए खानसामा भी था, प्रेस करने के लिए धोबी भी था, किताब लिखने के लिए असिस्टेंट भी था, और तो और वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट खेलने के लिए भी था। यह सब लिखा हुआ है, और जेल में रहते हुए कितनी सारी किताबें लिख डाली उन्होंने, बड़े से बड़े वो हो गए, और जेल में रहते हुए भी बड़े जलवाए जलाल के साथ, अंग्रेज अफसरों के साथ मिलना जुलना सब कुछ चलता रहता था। ऐसी जेल भगवान सभी को नसीब करे तो समझ में आए। दूसरी बात, नेहरू जी 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने, 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बने, जिसका इन्होंने उल्लेख किया। और कृपलानी ने अपनी किताब में लिखा है कि जब कॉपियां खोली गई, मतलब वो सारे राज्यों का, तो 16 प्रदेश कांग्रेस समितियों में से 1 वोट कृपलानी को, 1 वोट पट्टाभी रमैया को, और शेष सारे वोट सरदार पटेल को, 0 वोट नेहरू को। और यह मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम के आखिरी के 40 पेजों में भी लिखा हुआ है। यह दुर्गा दास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में भी लिखा है। फिर उसके बाद क्या कहा गया, कृपलानी ने खुद लिखा कि मैंने गांधी जी की तरफ देखा, फिर मैंने कहा कि मैं अपना कैंडिडेचर वापस लेता हूं और मैं अपना वोट नेहरू जी को ट्रांसफर करता हूं। भाई साहब, कोई चुनाव लड़ते समय अपना कैंडिडेचर वापस ले ले, वोट ट्रांसफर नहीं कर सकता। फिर मैंने पट्टाभी रमैया की तरफ देखा तो उन्होंने कहा मैं भी वापस लेता हूं। फिर सरदार पटेल की तरफ देखा, सरदार पटेल कुछ नहीं बोले। फिर गांधी जी ने एक चिट्ठी लिख के भेजी, सरदार पटेल ने पढ़ा और उसके बाद उन्होंने कहा बापू मैं भी अपना कैंडिडेचर वापस लेता हूं। तो भारत के इतिहास में 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति। और जब 2 सितंबर 46 को प्रधानमंत्री बने तो तब से अंत क्या हुआ, तब पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, अक्साई चीन भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का हिस्सा था।